भारतवन और भारतवासियों, मैं चूंकि ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, आज भी हुआ और इनसे 3 महीने पहले भी हुआ। 3 महीने पहले तो मैंने वो दृश्य देखा इस राजनीति का, इतना घिनौनापन, इतने गलत शब्दों का प्रयोग करना, असंसदीय भाषा बोलना, पढ़े लिखे लोग जो है जूता पैजार करना, किसी को गाली देना, प्रधानमंत्री को पनौती बोलना, कांग्रेस अध्यक्ष अभी नहीं है, उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनको पप्पू बोलना, किसी को कुछ बोलना, किसी को कुछ बोलना, किसी को जो है नोट के बदले जो है अपने देश की अस्मिता को दूसरे लोगों को देना, ये सारी चीजें देखी तो मन बड़ा व्यथित हुआ। और आज एक अजीब तरह की घटना, दो सज्जन बैठे हुए थे, मैं भी सफर कर रहा था, वो भी सफर कर रहे थे, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात पे छिड़ गया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो एक सज्जन बोले कि भाई देश में कुछ हुआ तो है नहीं, क्योंकि अभी भी जब जाते हैं ना तो हमें तो रिश्वत ही देनी पड़ती है, उसी से काम चलता है, और देश का विकास हो रहा है, लेकिन मेरे पेट में रोटी जब तक नहीं आएगी तब तक मैं देश का विकास नहीं मानूंगा। बात उनकी भी सही थी और मोदी को तुरंत हटाना चाहिए, उनके ऐसे कुछ वो थे। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रश्न किए उस आदमी से, जब आदमी ने बहस करी बीजेपी वाले ने, क्योंकि बीजेपी वाले बोलने में बड़े चतुर होते हैं, तो जब उसने बहस करना चालू किया तो उसने कहा मैं आपको 5 प्रश्न देता, उन प्रश्नों का आप जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा आपका प्रधानमंत्री मोदी सही है। अब उन्होंने क्या क्या प्रश्न दिए मुझे इस समय तो याद नहीं है, लेकिन इस समय मुझे एक शेर जरूर याद आ रहा है कि मैं अपने अमल का जवाब क्या देता, जब सारे सवाल गलत थे तो जवाब क्या देता, जब आपके सवाल ही रॉन्ग है तो मैं जवाब नहीं दे सकता। तो अब मैं बात करता हूं ये स्टार्ट कि हो क्या रहा है इस समय ये हो रहा है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से ये स्पष्ट हो गया है कि इंडी इंडी यानी कि विपक्ष अगर बहुत से बहुत 200 सीटें तक ले जाए तो मैं मान जाऊंगा कि कुछ किया है इन लोगों ने। इन लोगों की दुर्दशा हो गई है। आप अपने प्रधानमंत्री को पनौती बोलोगे, जनता से कनेक्ट नहीं होगे, जनता से कनेक्ट जब होगे तो चुनाव के समय में कनेक्ट होगे, लंबे लंबे भाषण दोगे, लच्छेदार भाषण दोगे, आपके राज्य में पैसा है नहीं। तो ये स्टार्टिंग कहां से हुई? स्टार्टिंग हुई ये हिमाचल से। उसके बाद कर्नाटका में जीत मिली कांग्रेस को, तो कांग्रेस का सीना फूल के 56 इंच हो गया। तो वो समझने लगे कि अब तो हम सत्ता में आ गए, और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया, जैसे कि इनके सभी लोगों की परंपरा है। कोई खून का ठेकेदार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये तो मैं बहुत सुनता चला रहा। लेकिन मैं इसमें प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा। अब हो क्या रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी की तारीफ की जाती है तो लोगों को मिर्ची लगती है। मीडिया के भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप मोदी का एंटी है और एक ग्रुप मोदी का समर्थक है। और जो समर्थक ग्रुप है वो हद से ज्यादा समर्थन करता है, विरोधी गुट है वो हद से ज्यादा विरोध करता है। यानी कि जो चीजें हो रही हैं वो जनता के सामने आ नहीं पा रही। जनता ये नहीं समझ पा रही है। जनता बार बार एक ही प्रश्न पूछ रही है कि भैया ऐसा है कि अभी आपने ईडी का छापा पड़वाया, सेबी का छापा पड़वाया, आईबी आपकी लगी हुई है, तो फिर सोनिया गांधी ने इतना बड़ा घोटाला किया था नेशनल हेराल्ड का, राहुल गांधी इन्वॉल्व थे उसमें, प्रियंका गांधी इन्वॉल्व थी, वाड्रा की जमीन घोटाला है, और भी नेताओं के कई कई घोटाले हैं, तो इन पे एक्शन क्यों नहीं होता? और एक हमारा और नेता है जो पढ़ा लिखा मूर्ख जिसे कहेंगे, ही इज IITian, मैं इज्जत करता हूं, ही इज ए गुड इंजीनियर, बट मूर्ख बन के सत्ता पे काबिज होना देश के हित में नहीं है। केजरीवाल साहब जी सुन लीजिए आप अच्छी तरह से। खैर,
मैंने नाम ले लिया है, नाम लेना नहीं चाहिए था, इशारा ही काफी था उनको, लेकिन ऐसे लोगों का नाम लेने में मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि भाई आप बुरा मानो या आप अच्छा मानो या आप वो करो। मैं आपके खिलाफ कभी शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जनप्रतिनिधि आप भी हो, आपका भी अधिकार है देश के ऊपर, लेकिन हमारी भी अधिकार है। मैं जनता हूं यहाँ की, तो मैं अपनी बात तो पहुंचा ही सकता हूं ना आप तक। हाँ, असंसदीय भाषा का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। तो अब लोगों ने प्रश्न ये करना चालू कर दिया है कि अगर केजरीवाल के शीश महल में घोटाला हुआ, आबकारी नीति जो बनाई केजरीवाल में उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, उनका संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, एक लीडर और जेल में है, और केजरीवाल साहब की तैयारी चालू हो गई है। कब चले जाएंगे मालूम नहीं, कह नहीं सकते। तो ये सारा का सारा हो कैसे रहा है? और केजरीवाल का तो ये केस आए हुए जो है, 1 साल से मैं सुन रहा हूं आबकारी घोटाला, आबकारी घोटाला, आबकारी घोटाला। तो ये क्यों नहीं पकड़ते डायरेक्ट? क्यों नहीं पकड़ते सोनिया गांधी को? क्यों नहीं पकड़ते राहुल गांधी को? क्यों नहीं पकड़ते कांग्रेसियों के उच्च नेताओं को? क्यों क्यों क्यों? प्रश्न ये है। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर ये है कि होता क्या है, जब हम सत्ता में बहुत दिनों तक रहते, कांग्रेस ने 1-2 साल सत्ता नहीं की है इस देश के ऊपर, 50 साल, लगभग 50 साल, मैं समझता हूं इससे ज्यादा। 5 साल की सत्ता अगर वो निकाल दी जाए और 2 साल की वो सत्ता निकाल दी जाए और कुछ और सत्ताएं निकाल दी जाए, 14 साल की ये सत्ता निकाल दी जाए, तो 21-22 साल की सत्ता में नहीं रहे, बाकी का इनका केंद्र में हमेशा चल रहा। तो आप देश को एक दिशा नहीं दे पाए, आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब आपका प्रधानमंत्री इस समय कर रहा है, वो तो 24 घंटे में 20 घंटे काम करता है, पब्लिक से भी कनेक्ट होता है, शिव मंदिर भी जाता है, भगवान का पूजन भी करता है, और जनता को आदेश भी देता है, साफ सफाई भी करता है, कभी कभी झाड़ू उठा के, देश का प्रधानमंत्री। आप सोचिए। तो अब है क्या होता, यह है जब आप कई 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 सालों से एक जगह पे बैठ के रह जाते हो, जैसे मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूं और ये मकान मेरा है, मैं 22 साल से बैठा हुआ हूं, समझो। तो इन 22 सालों में हमारे परिचित भी तो होंगे, जिन्हें हम स्लीपर सेल कहते हैं, कि अगर मेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो मेरे स्लीपर सेल काम करेंगे। इसलिए और स्लीपर सेल ने काम करना चालू कर दिया। आपने मुझे बंद कर दिया जेल में, मेरे स्लीपर सेल्स लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता इतनी इमोशनल होती है, इमोशनली ब्लैकमेल होती है कि जनता तुरंत अपना मत बदल देती है। और ये चीज मुझे सामने आई कब? जब 1971 का वॉर हुआ। 1969 में कांग्रेस टूटी, 1971 में वॉर हुआ। वॉर के बाद जो है बांग्लादेशी शरण वाले आए लोग, जब उनको खाना खिलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उस समय गेहूं हम बाहर से मंगाते थे, हमारी स्थिति बड़ी दयनीय थी, हमारे यहाँ जो है ये विकास नहीं हुआ था, अभी तो हम इसमें सिरमौर हैं। तो उस समय अराजकता फैलने लगी, हर जगह लूटमार होने लगी। मतलब इंदिरा गवर्नमेंट उस समय थी, आयरन लेडी होने के बावजूद भी वो अपने अधिकारियों को, अपनी मशीनरी को कब्जे में नहीं कर पाई। और उसके बाद एक संजय गांधी पैदा हो गए, उनके सुपुत्र। उनका पंचवर्षीय कार्यक्रम बहुत अच्छा था, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसका वो बहुत गलत हुआ, और उससे जनता और रुष्ट हो गई। तो इंदिरा गांधी को निकाल के फेंक दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, और 77 में जो है मोरारजी देसाई की जनता दल या कोई और ऐसे कुछ जनता दल ही था शायद, जनता दल गठबंधन इनका आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब कुछ चलता रहा। मोरारजी देसाई चूंकि बुढ़े थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर पोस्ट मिली थी, इसलिए वो अपनी पोस्ट गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए। जबकि इंदिरा जी की और मोरारजी देसाई का 36 का आंकड़ा था। मोरारजी देसाई और इंदिरा जी की बदौलत ही कांग्रेस का विघटन हुआ था 69 में दोस्तों। तो क्या ऐसे रीजन रहे कि 77 में आप नहीं बदला ले पाए? खैर, एक आया जट,
जट तो जट होते, कितने भी दमदार हों। उनका नाम था चौधरी चरण सिंह, बागपत से। उन्होंने उठा के इंदिरा जी को जेल में डाल दिया। किस केस में जेल में डाला? राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का इलेक्शन, जिसमें राजनारायण ने ये आरोप लगाए थे कि इन्होंने जो है पद पे रहते हुए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है इंदिरा जी ने, और ये इसीलिए जीती हुई है, इसलिए इनकी सदस्यता भंग की जाए। तो जब इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये गई, हल्के से मुस्कुराई और कटघरे के अंदर पहुंच गई। इंदिरा जी को ये लग रहा था कि मैं इतने दिनों तक प्रधानमंत्री रही, तो यहाँ का जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट इलाहाबाद का, वो मेरी बात मानेगा। लेकिन तमाम सोच लगाने के बाद एसएन श्रीवास्तव थे शायद उस समय, मैं तो बच्चा था लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं, श्रीवास्तव थे। एसएन श्रीवास्तव ने, विधुर थे, बीवी मर गई थी, बच्चे विदेश में सेटल्ड थे, तो उन्होंने कहा मुझे अपने जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं निर्णय तो करूंगा। तो इंदिरा जी को उठा के जो है ये हुआ कि अब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते आगे 6 साल तक, आपने चूंकि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया। इंदिरा जी बड़ी चिंतित, इंदिरा जी अपनी मुंह की लेके इधर आ गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है कहा कि रिट दायर करेंगे, स्टे लेंगे इस पे। और उसी समय उन्होंने क्या किया इंदिरा जी ने, कि जो चीफ जस्टिस का एक वो होता है, एक रूपरेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, कि एक पूरी लिखी हुई किताब होती है, कैसे चुना जाएगा, कैसे चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे, कैसे क्या बनाए जाएंगे। यहां आके इंदिरा जी ने क्या किया कि अपने से 3 पोस्ट नीचे उनको उन्होंने वहां का चीफ जस्टिस बना दिया। मतलब रॉन्ग डिसीजन इंदिरा जी ने केस को अपने फेवर करने का। वो भी बेचारा क्या करता, उसने उसका धर्म निभाया, उसने इंदिरा जी को जो है क्लीन चिट देने की कोशिश की। तो लोगों ने ये कहा नहीं भाई, ऐसा है कि ये 3 लोग और 5 लोग नहीं बैठेंगे, 7 लोग बैठेंगे, 7 लोग बैठे उसमें। और निर्णय जब आया तो देश का दुर्भाग्य, इंदिरा जी के पक्ष में निर्णय आ गया। लेकिन उन्होंने, जनता चूं उबल रही थी, जनता का खून उबल रहा था, विद्रोह भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो उन्होंने उसके एवज में क्या किया, ऐसे ने एक शर्त लगा दी कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री तो बनी रहेंगी, लेकिन संसद में नहीं जा पाएंगी, संसद इन्हें अटेंड नहीं करनी है। तो उस समय क्या हुआ, बड़े बड़े अध्यादेश लाए गए, बड़े बड़े बिल पारित कराए गए, बड़े बड़े वो कराए गए। मतलब कहने का ये कि पूरा सिस्टम इंदिरा जी ने ऐसा सोच के रखा कि अब बस मैं ही में मतलब अहम, मैं ही रहूंगी, मेरा खानदान ही प्रधानमंत्री रहेगा, ऐसे सिस्टम्स लाई इंदिरा जी। तो ऐसे सिस्टम्स लाई क्योंकि इंदिरा जी जेल में जा चुकी थी। जनता तो हमारी जानती नहीं है कौन से सिस्टम काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, कानून क्या कहता है, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो तो कहता था इंदिरा मैया को ही चुनना है, मेरे को संजय भैया को ही चुनना है। जो संजय भैया विलन थे वो अब हीरो हो गए, इंदिरा जी जो मतलब विलन एक्ट्रेस थी वो अब उनकी हीरोइन हो गई, इंदिरा जी जीत गई। और ये कोई एक व्यक्ति इसकी बड़ी गहरी विवेचना कर रहा था। बड़नगर में बैठा हुआ प्रधानमंत्री मोदी, जो इस समय मोदी है, वो कर रहा था इसकी, उसका दिमाग चकराया कि यह है क्या। तो जब 15 साल ये मुख्यमंत्री जब गुजरात का रहा, तो इसे और पावर आ गई, इसे समझ आ गई राजनीति की पूरी, इसे समझ आ गई कैसे कंट्रोल किया जाता है जनता को, कैसे अधिकारियों को कंट्रोल किया जाता है, कैसे फाइलें मंगवाई जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ईच एंड एवरीथिंग इज इन द माइंड ऑफ मोदी। जो भी अभी हो रहा है, जो भी अध्यादेश लाए जा रहे हैं, जो भी वो लाए जा रहे हैं, सब उसके निगाह में। और ये जब अध्यादेश लाते हैं, उनकी एक जो सलाहकार टीम है, वो इतनी प्यारी सलाहकार टीम है कि वो
उसको हटाने की चेष्टा 370 हटनी थी। 370 हटाने की चेष्टा कब बनी थी? आपको याद होना चाहिए, जब इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी ने सन 1991 में लाल चौक पे झंडा फहराया था और इन्हें झंडा फहराने से मना कर दिया गया था। उस समय से खटक रही थी ये 370 हटाएंगे, हट गई 370। खून की नदियां बह जाएंगी, इस्लाम ये कर देगा, मुफ्ती शहीद फारूक अब्दुल्ला, उनके सुपुत्र और जितने भी टेररिस्ट थे सब एकदम हो गए। आज टेररिस्ट की क्या हालत है? उन्हीं के घर में बैठे हुए मारे जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना है तो उस व्यक्ति को मत मारो, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द के जो स्लीपर सेल्स हैं उनको मार डालो, तो वो व्यक्ति फिर असहाय हो जाएगा, गिड़गिड़ाने की हालत में हो जाएगा, साहब मेरे को बचा लो। और यही मोदी कर रहा है। यही कारण है कि मोदी जो भी अध्यादेश लाता है, जो भी नियम कानून में परिवर्तन करता है, जो नियम हटाने होते हैं उसे, जो उसे सेक्शंस जोड़ने होते हैं, उसकी वो ब्लूप्रिंट बहुत पहले से तैयार कर लेता है। और जिसे बर्बाद करना होता है उसे, मैंने वही बताया, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता, स्लीपर सेल्स को एक्शन लेता है। पवार के साथ क्या हुआ? पवार भी स्लीपर सेल में चले गए। क्या हुआ पवार के साथ? स्लीपर सेल में है वो। उनकी जो है पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कौन सी पार्टी थी, वो बर्बाद हो चुकी, अस्तित्व खत्म। महबूबा का क्या हुआ? टेरिटरी घोषित कर दिया उसने कश्मीर को, आपकी बापौती खत्म, वहां राज्यपाल शासन चलेगा, आपकी कुछ नहीं चलेगी। और राज्यपाल किसकी बात मानेगा? प्रधानमंत्री मोदी की। 370 हट गई, हट गई कि नहीं हट गई? और बहुत सी चीजें हटी, बहुत से लोगों के। तो सबको एक बार, यही है मेरे कहने का मतलब, कि एक बार सबको जेल की हवा तो खानी है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे उनके पति वाड्रा हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा शहीद हो, जो भी है, जेल की हवा खानी ही खानी है। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि स्लीपर सेल से ये लोग काम कैसे कराते हैं। इनके स्लीपर सेल सिर्फ भारत में नहीं है, इनके स्लीपर सेल्स विदेशों में बैठे हुए हैं, जो लगातार फंडिंग कर रही है कांग्रेस उनको। दूसरे चीन फंडिंग कर रहा है, और वो कहते हैं कि भाई इंडिया की जो रिपोर्ट है ना, जो ग्रोथ कर रही है इंडिया, उसकी रिपोर्ट गलत निकालो, उसकी रैंकिंग को कम कर दो। खालिस्तान जो कनाडा में विद्रोह कर रहा है उनको सपोर्ट देना चालू कर दो। तो होगा क्या? मोदी उन्हीं में फंस जाएगी गवर्नमेंट, और ये लोग अपना खेल खेल के निकल जाएंगे। लेकिन होना बड़ा मुश्किल है और ये हो नहीं पाएगा। इसलिए मेरा ये विश्वास है, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, मैं राजनीति का थोड़ी बहुत जानता, बचपन में पिताजी थे, उसके बाद थोड़े बहुत गुण हमारे अंदर भी आ गए। सन 91 से लेके 92 तक तो इटावा की राजनीति मैंने बहुत की है। ये सब होने के बाद मैं अब क्या कहता हूं, लास्ट में मैं यही कहता हूं कि ये मोदी मोदी आदमी नहीं है, इसमें कोई शिव शक्ति घुसी हुई है अंदर। वरना इतनी गालियां खाने के बाद, इतने असभ्य गंदे शब्दों को सुनने के बाद वो कभी फंसता नहीं है, कभी वो नाराज नहीं होता है, कभी उसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो उसको पी जाता है, कंठ में धारण कर लेता है। महादेव ने क्या किया था? जहर को यहां थोड़ी किया था, कंठ में धारण किया था। जब जरूरत पड़ेगी वो जहर निकलेगा और उस जहर से आप मारे जाओगे। इसलिए मोदी को समझना आम पब्लिक का काम नहीं है। आप मोदी के कारनामों को सोच भी नहीं सकते, मोदी क्या कर देता है। अभी 3 राज्यों में, 3 विधानसभा में भारी बहुमत से आ गया, जहां उसकी आशा नहीं थी कि एमपी में वो कह रहे थे नहीं बराबर बराबर होगा, राजस्थान में कह रहे थे हाँ आ सकती है, छत्तीसगढ़ में कह रहे थे 100% कांग्रेस आएगी, लेकिन हुआ क्या? इसका जस्ट उल्टा हो गया। और इसका जस्ट उल्टा हो गया तो वहां के जो मुख्यमंत्री थे, रमन सिंह जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, नो डाउट, 15 साल उन्होंने से शासन किया। वसुंधरा राजे
हर हमेशा मुख्यमंत्री बनती थी जब जब भी बीजेपी जीतती थी, एक साल कांग्रेस, एक साल बीजेपी, एक साल कांग्रेस, एक साल। ये तो इन्होंने भी 2-3 टर्म किए हैं वहां के पूरे। शिवराज सिंह मामा कहलाए जाते हैं, लोकप्रिय नेता, लेकिन 3 में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्यों? इसलिए क्योंकि जो आपके विरुद्ध हम तो जीत गए, मोदी ने प्रचार करके आपको तो जिता दिया, लेकिन आपकी छवि जो है इतनी खराब है कि आप 2024 का चुनाव नहीं जिता सकते। इसलिए ये 2000 चुनाव जीतने की दिशा में अगला कदम है, और इसीलिए विपक्षी सारे भर्राए हुए हैं। अब आप देखना, अभी जो समय बचा है, ये विंटर सेशन है, अगले में समर सेशन होगा, शायद आधा समर सेशन होगा। इस विंटर सेशन के बाद आप देखना एक बार और रिपोर्ट्स आएंगी, कोई हिंडनबर्ग बनाएगा, कोई कोई बनाएगा, कोई कोई बनाएगा, और बदनाम करेगा, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, साहब अडानी को ये करता है, वो करता है, अडानी को ये करता। अरे अडानी नंबर 1 है यार। जो आदमी नंबर 1 है, जो देश को आर्थिक शक्ति दे रहा है, उस आदमी को प्रधानमंत्री के साथ साथ चलना होता। प्रधानमंत्री ने अगर उसको कुछ प्रोजेक्ट दिलवा भी दिए, पहले तो दिलवाए नहीं होंगे, अगर दिलवा भी दिए, तो आप ये क्यों भूल रहे हो कि आपने अडानी को जो है राजस्थान में प्रोजेक्ट क्यों दे दिए? वहां तो आप कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यानी कि आपने भी पैसा खाया। तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये कहावत सिद्ध करना चाहते हो। राजनीति में ये नहीं चलता है, जनता बहुत समझदार हो गई है। हर घरों में टीवी है, हर न्यूज को जनता देखती है और बहुत बारीकी से देखती है और बहस भी करती है। और जो युवा आ रहा है हमारा नया युवा, हर बार तैयार हो रहा है ना, हर बार वोटिंग के लिए तैयार हो रहा है। मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ युवा ही आ रहा है। तो ये कहां आ रहा है? ये बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि मोदी कनेक्टेड है। मोदी जाएगा, अभी 10th के एग्जाम होंगे, अभी किसी विद्यालय में जाएगा, एक भाषण देगा, बच्चों से कनेक्ट होगा, कहेगा ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करने की जरूरत है, दुनिया बहुत बड़ी है, तरह तरह के करता है, बच्चों से कनेक्टेड होता है। तो जो बच्चे 1 साल के हैं, 2-3 साल के हैं, उनके मन में मोदी की तस्वीर छप गई है यहां। अब वो बच्चे जब जवान होंगे तो क्या वो मोदी को नकारेंगे? नहीं नकारेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।